और महत्वपूर्ण सवाल सर, आज आरक्षण का जो स्थिति है सर, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आरक्षण जो है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, इनका मूल से मुद्दा रहा है कि आरक्षण को कमजोर करो। आरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी छू नहीं सकता है, जो भी छुएगा वो जल जाएगा। अब प्रत्यक्ष रूप से आज इन्होंने आरक्षण को कमजोर कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया ला करके। जो कंपनियों को, जो पीएसयूज को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, तो वहाँ से नौकरियाँ निकलनी बंद हो गई। और जो नौकरियाँ निकलती हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, जब वो प्राइवेट हो जाएंगी या उसमें पार्टनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप का ज़्यादा आ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से नौकरी निकालेगी और वहाँ पे आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। प्लस जो आज जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकार से नौकरियाँ निकल रही हैं, उसके नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, या जो निकल रहे हैं मैक्सिमम जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल्स निकल रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल निकल रहे हैं, उसमें भी आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने आज आरक्षण को भी कमजोर कर दिया है। तो आज अगर देश का बहुजन नहीं जागा, देश का वंचित अगर नहीं जागा, देश में जो आज आरक्षित वर्ग है अगर आज जाग करके 2024 में इन्हें वापस हटाने का काम नहीं करेगा, तो जो आरक्षण जो आज जिस रूप में है उस रूप में भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज देश के बहुजनों से अपील करता हूँ, आरक्षित वर्ग के लोगों को अपील करता हूँ कि 2024 में अपने मत का प्रयोग इनको हटाने में कीजिए, नहीं तो आरक्षण का सबसे ज़्यादा जो हत्या करने वाला कोई है, आप उनको सह देने का काम करेंगे। आपकी सरकार बनती है तो सर आरक्षण कैसे? भाई, आरक्षण दिया हमने है, और आरक्षण का लाभ जो है अब बहुजनों को, आरक्षित वर्ग के लोगों को हमेशा मिलता रहा है। आरक्षण को लागू किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसको हम बढ़ाते भी रहे, क्योंकि वो आज समय की मांग है। जो हमारा वो वर्ग है वो आगे नहीं बढ़ पाया है, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाया तो वो लाभ उसे मिलते रहना चाहिए। क्या आज बताइए, जिस तरह से शोषण देश में हो रहा है, जिस तरह से आज हमारा एक भाई को मूंछ रखने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है, एक हमारा भाई घोड़े पे चढ़ के अपनी बारात जा रहा है, उसको उतार करके पीटा जाता है। आज देखिए, बड़े बड़े संस्थान आईआईटी में आज बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो शोषण बंद कहाँ हुआ? तो शोषण जब बंद नहीं होगा तो आरक्षण भी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए मैं फिर से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि बहुजन, आप निकलो और वोट करो इस सरकार के खिलाफ में कि इसने आरक्षण को कमजोर किया है, और आप अगर वोट करके इसे नहीं हटाओगे तो आरक्षण की हत्या भी ये कर देंगे। ट्रेंडिंग नव भारत और मैं हूँ कमलेश यादव। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं का आरक्षण जो बिल पास हुए हैं, इस सब के संदर्भ में कई सवालों का जवाब हम जानने आए हैं आज कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल जितेंद्र, फोकस करेंगे। आदित्य कुमार पासवान सर अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का। आइए उनसे जानते हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे, क्योंकि महंगाई भी एक मुद्दा है और आरक्षण पे भी बहुत सारे बातों को जानना है हमें, और युवाओं में खास करके जो रोजगार का मामला है, बेरोजगारी का जो आलम है, और इसी से जुड़े कई सवालों का जवाब हम जानना चाहेंगे। आइए, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। आइए जानते हैं आदित्य सर से, सर महिलाओं को कितना फायदा होगा इस बिल से? देखिए, फायदा नुकसान तो तब होगा कि जब ये बिल मूर्त रूप लेकर के और जब लागू हो जाएगा। बिल तो लोकसभा में पास हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बिल अभी 2026 से इसको लागू करने की बात है, जो कि लगता नहीं कि ऐसा होगा। ये भी जो 2014 में जो सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे देश के हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो जुमला देने में जो एक्सपर्ट हैं, बिहार देश को झांसा देने में जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जिस वक्त जो जुमला दिया था कि हम बाहर से पैसे लाएंगे, जो काला धन है वो सबका सीज करके लोगों को 15-15 लाख रुपए सबको दे देंगे, वो जो एक बाद में उन्हीं के गृह मंत्री जी ने कहा कि ये चुनाव में इस तरह के जुमले चलते रहते हैं। तो ये भी वही जुमला साबित होने जा रहा है कि जब चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो ये कहेंगे कि वो चुनावी जुमला था एक, और वही मकसद भी है कि ये जुमला देने के लिए इन्होंने इस बिल को आनन फानन में संसद का सत्र बुला करके इसको पास कराया है। अगर सरकार की मंशा होती, साफ होती कि इस आरक्षण बिल को, महिला आरक्षण बिल को पास करना है या लागू करना है, पास तो आपने करा दिया, क्योंकि कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की थी और कांग्रेस ने ही पूरा मसौदा बनाया था। हम उसके प्रोसेस में थे और हम मांग भी करते रहे कि जनगणना हो, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उससे, जनगणना से जुड़ा हुआ है। जनगणना होगा, डिलिमिटेशन होगा, तब ये लागू होगा। संविधान में प्रोसेस उसकी होती है। तो अब जब वो आप करेंगे तभी ये लागू हो सकता है, जो कि अभी संभव नहीं है। 2021 से हम मांग करते आ रहे हैं। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो इन्होंने इतना दिन इंतजार क्यों किया? अभी तक अगर जाति जनगणना की शुरुआत हो जाती, देश में जनगणना की शुरुआत अगर हो जाती, तो वो अभी तक खत्म हो गया होता, उसका डिलिमिटेशन हुआ था। और आज
और आज महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया गया होता। लेकिन इनका मकसद ही अलग है, ये सिर्फ चुनाव में जुमला के लिए इन्होंने इसको लाया है। लेकिन सर, महिलाओं के सम्मान की अगर बात कहें तो अभी रक्षाबंधन में भी गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम किए गए हैं सर। भाई आप 200 रुपये कम, 400 450 रुपये से आप 1200 ले गए, और 1200 से आप मात्र 200 रुपये कम करके आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब आप देश आपके जुमलों में नहीं आने वाला है। अब महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं को सम्मान देने की बात है, तो उसके लिए प्रतिबद्ध हमारी बिहार की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आप याद कीजिए 2005 में जब सरकार उनकी आई थी तो 2006 से उन्होंने महिला आरक्षण यहाँ पे लागू कर दिया। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार आई तो 2016 में फिर से उन्होंने 35% आरक्षण सभी सरकारी विभागों में करने का काम किया। तो ये दिखाता है कि हमारी मंशा क्या है, हमारी प्रतिबद्धता क्या है। अगर आपकी प्रतिबद्धता सही होती तो आप लागू करते होते उसको, आप समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करते। आज देश को जानना ये जरूरी है कि ये इसकी नियम क्या है, ये इसकी प्रक्रिया क्या है। आज ये लोगों को सिर्फ झांसे में देने के लिए, सिर्फ एक जुमला साबित करने के लिए ये फिर से ये इन्होंने आरक्षण बिल्कुल लाया है। ये तो ये अभी ये मूर्त रूप लेगा नहीं, और चुनाव में सिर्फ ये अपना राग अलापने के लिए, चुनावी फायदा के लिए ये बोलेंगे। ये एक चीज़ और सर, कि महंगाई का मार, प्रचार भी पहले आता था कि बहुत हुआ महंगाई का मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन फिर हाहाकार अभी भी चल रहे हैं सर, और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब बिहार सरकार से भी अगर कहें या फिर सेंट्रल से, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, महंगाई की तो एक दौर वो था जब तक हम 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो निम्न वस्तुएं कभी भी महंगी नहीं थी। जो खाने पीने की चीज़ें थी या आम लोग का जिन चीज़ों से सरोकार रहता था वो उन चीज़ों पे कभी सरकार हाथ नहीं डालती थी। उस चीज़ों कभी महंगाई में से नहीं आप जोड़ सकते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, देखिए हमने 450 पे गैस सिलेंडर छोड़ा, उस समय क्या हाय तौबा मचाया था उन्होंने, और आज वही गैस सिलेंडर 1200 पे है। आप याद कीजिए कि पेट्रोल डीजल का दाम कितना था और आज क्या है। और हर चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि दही दूध भी है, वो भी टैक्स के एम्बिट में इन्होंने ला दिया, और हर चीज़ पे जीएसटी देना पड़ रहा है। तो आप मतलब देश की जनता आपके लिए क्या है? आप देश की जनता को जनता नहीं, एक दुधारू गाय समझ रहे हैं, जो कि आप जिसको परेशान करने के लिए आप वहाँ सरकार में बैठे हुए हैं, और आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों। तो अगर आपको देशवासी की चिंता होती तो आपने महंगाई पर लगाम लगाया होता। 2020-21 से क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है इंटरनेशनली कम हुआ, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों कम नहीं हुए? क्या इसका जवाब हम वो लोग देंगे जो हमेशा महंगाई पर रोना रोते हैं? इनको जवाब तो उनको देना होगा ना। अब जहां आप रोजगार की बात चलेंगे तो रोजगार देश में कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था आपने, लेकिन आज 2 करोड़ क्या, साल में 2 लाख रोजगार भी नहीं दे रहे हैं आप। क्यों? आखिर इसका रीजन क्या है? आज हमारा युवा, हमारा बच्चा जो है, अगर जब पढ़ के निकल रहा है तो वो आपकी तरफ देखता है कि उसे रोजगार मिले, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ बेरोजगारी ही दिखता है और मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे, आपने सरकारी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे ऐसा जो बड़ा विभाग है, जो सरकार का, देश का हार्ट होता था, आप उसमें प्राइवेटाइजेशन ले आए। उसी तरह बहुत सारी इकाइयां हैं, PSUs हैं, जो आप जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे आप उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ लोगों को समझने की जरूरत है कि जब प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो प्राइवेटाइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको लेगा, इनके व्यापारी मित्र जो लेंगे, वो अपने हिसाब से नौकरी निकालेंगे, जहां उनको जिस तरह से उनको ज़रूरत होगी। सरकार का काम क्या होता है? नौकरियां निकालो और आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ। आम लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको अपने साथ लाओ, ग्रास्प करो अपनी कंपनी में। लेकिन जब प्राइवेटाइज हो गया चीज़ तो वो अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा, लोगों को इंटरेस्ट से उसे कोई मतलब नहीं होगा। आप अपने फ़ायदे के लिए, अपना खजाना भरने के लिए आपने अपने व्यापारी मित्रों को प्राइवेटाइज करके सरकारी कंपनियों को दे दिया, तो कहाँ से नौकरी आएगी? नौकरियां नहीं है। और आज अगर फिर से 2024 में ये वापस आ गए तो हम उस कॉलोनियल एरा में फिर से चले जाएंगे जो अंग्रेजों ने छोड़ के गया था, उसी तरफ ये ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए 2024 में अगर सब लोग जाग के इनको हटाएंगे नहीं तो देश एक और बुरे दौर में चला जाएगा। अच्छा सर, देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, महंगाई है, या फिर इंडिया भारत है? क्या माजरा है सर? नहीं, देखिए, इंडिया भारत तो बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 1 ही कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत
शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया और भारत तो हमेशा से हम एक ही रहे हैं। लेकिन आपने गठबंधन का नाम इंडिया कर लिया, तब से परेशानी बढ़ गई। वही तो मैं कह रहा हूं कि अब हमारे गठबंधन का नाम जब से इंडिया हुआ तो इनका परेशानी का सबब देखिए, ये रिपब्लिक ऑफ भारत लिख रहे हैं। इनकी सोच देखिए कितने निम्न स्तर की सोच है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कितने निम्न स्तर की सोच है कि जब इंडिया हमारा गठबंधन का नाम हो गया तो उन्होंने रिपब्लिक ऑफ भारत लिखना शुरू कर दिया। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो कहाँ कहाँ आप चेंज करेंगे? इंडिया शब्द जो है आप कहाँ कहाँ से चेंज करेंगे? और चेंज करेंगे तो उसका खामियाजा आम लोगों पर आएगा, टैक्स पेयर्स पे आएगा। अभी इस्वातिनी जो कंट्री थी 2018 में, उसको चेंज करके उसका नाम स्वाजीलैंड किया गया। तो जब लोग चेक भी कर सकते हैं इसको, तो वो जब चेक वो जो हुआ तो उसमें थ्योरी थी और प्रैक्टिकल अप्रोच भी उसमें लिया गया। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू और रिसिप्ट जो था उसका 6% उसमें खर्च आया पूरा नाम को चेंज करने में। तो अभी 2022-23 में जो इंडिया का जो रिसिप्ट्स और खर्चे जो थे जो और रेवेन्यू जो था टोटल, वो 23.5 ट्रिलियन था। अगर उस हिसाब से देखेंगे आप तो 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, क्योंकि आप हर जगह नाम इंडिया हटा करके भारत करेंगे। कहाँ आप देखिए ना, पैन कार्ड पे इंडिया है, पासपोर्ट पे इंडिया है, स्टेट रन बैंक है उस पे इंडिया है, इंडियन आर्मी है, बहुत सारी चीज़ें, असंख्य चीज़ें हैं। नोट्स, करेंसी पे इंडिया है। अब वो जो छपेगा और ये जो पैसे जो भी खर्च होंगे ये किसके जेब से जाएंगे? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने घर से पैसे दे रहे हैं, या भाजपा के हमारे जो मंत्रीगण हैं या मित्र हैं वो अपने घर से दे रहे हैं? तो ये देश जो है पिछले 9 वर्षों से गलत हाथों में गया हुआ है, और अगर इसको नहीं हटाने का काम आज लोगों ने किया तो 2024 में आप देखिएगा कि मतलब कंप्लीट हिटलर शाही जो होती है वो काबिज हो जाएगी हमारे देश पर। इसलिए इनका हटना जरूरी है, और इनकी घबराहट है ये घबराहट ही है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो गया है और 28 दलों के गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए, जब 28 दलों का गठबंधन हमारा एक हुआ, हम इंडिया अलायंस के नाम से आज जाने जा रहे हैं, तो आधी से अधिक जो आबादी है वो हमारे अम्ब्रेला के नीचे है। और ये घबराहट ही है, ये जान रहे हैं कि 2024 में इन्हें अब सत्ता से बाहर हो जाना है और 150 सीट पर इन्हें रुकना होगा। आने वाला चुनाव 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो आप आज लोग कुछ भी कहें, लोग कहते हैं ना, ट्रोल करते हैं या बहुत सारी बातें करते हैं, कहने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा देश का बहुजन, देश का हमारा वंचित, देश में आज जो अत्याचार से लोग जो ग्रसित हैं, जब वो वोट करेगा इनके खिलाफ, तो देखिएगा 2024 में 150 सीट ये क्रॉस नहीं करेंगे। 2024 में केंद्र में अगर आपका सरकार बनता है सर, तो 2-3 काम हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले जो काम किए जाएंगे कौन कौन से काम होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जो देश में जो सोशल फ्रेमवर्क हमारा जो खराब हो गया है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करके आज आपस में भाई भाई को इन्होंने लड़ा दिया, धर्म की राजनीति कर करके जो समाज में जो विष जो घोला है इन्होंने, उसको फिर से ठीक करने का काम हम करेंगे। और उसी कड़ी में हमारे आदरणीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, और अपार सफलता और अपार प्रेम उन्हें जहाँ जहाँ से भी गए उन्हें मिला। और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 में, क्योंकि जनता इनसे थक चुकी है, इनसे हार चुकी है, और ये विश्व वाली राजनीति अब जनता को नहीं भा रही है। और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पहले सोसाइटी में प्रेम था, हम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी पे हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और हमने यही देखा है, और हम इसी को फॉलो भी करते रहे और करते भी रहेंगे। लेकिन ये सत्ता के लिए इन्होंने धर्म का गलत इस्तेमाल किया, भगवान श्री राम उनका गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब उसको जो है उसको ठीक करने के लिए हम सबसे पहला चीज़ हमारा होगा कि उस फ्रेमवर्क को, सोशल फ्रेमवर्क जो इन्होंने खराब किया है, उसको वापस चुस्त दुरुस्त करें। उसके बाद जो देश में आज महंगाई है उसको ठीक करना होगा, क्योंकि महंगाई से हमारा हर घर, हर महिला, हमारी हर घर जो है वो ग्रसित है, उसको ठीक करना होगा। रोजगार के नए उपाय उत्पन्न करने होंगे। अब देखिए, जैसे इन्होंने स्किल इंडिया बड़ा तामझाम से शुरू किया, लेकिन बहुत बड़ा फेलियर है आज स्किल इंडिया जो है आज बहुत बड़ा फेलियर है। तो वो जो बेरोजगारी का जो स्टैंड है वो उसको क्लियर करना होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में आज बेपटरी हो गई हैं, डिरेल हो गई हैं, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये पहले पिछले 70 वर्षों में, कांग्रेस ने 70-75 वर्षों में करके दिखाया भी है। जो पूर्ववर्ती सरकार जो रही हैं, उन्होंने ही जो देश को जो आगे बढ़ाया, देश में जो धरोहरों का निर्माण किया, देश को जो विकासशील बनाया, आज इस सरकार ने, बताइए कोई कौन सी नई चीज़ है? कोई नई चीज़ का निर्माण तो इन्होंने किया। आज चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो चंद्रयान की जब बात कर रहे हैं तो आप नेहरू आप हर चीज़ में कुछ भी इनसे बात कीजिए तो ये कहेंगे नेहरू का बात। तो इसरो का निर्माण किसने कराया था? नेहरू जी ने कराया था।
ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे संस्थान हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने निर्माण जैसा कराया और उससे देश हमारा आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ने में मदद मिला। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को फिर से वापस एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके देश में जो फ्रेमवर्क था, सोशल फ्रेमवर्क था, आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और उस ओर हम लोग मजबूती से बढ़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पहले सफलता से कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाया है अपने अलायंस पार्टनरों के साथ, फिर से वो करेंगे, हम फिर से वो करेंगे। चलिए, सर के पास समय का भी भाव जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर फिर हम आपसे मिलेंगे और कई सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल में कुछ तीखे सवाल हमने पूछे, हम क्षमा भी चाहेंगे, क्योंकि हमारा भी मजबूरी होता है जितेंद्र, जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई लोगों का सवाल निकल कर आता है कि आपने वहाँ इस सवाल को क्यों नहीं पूछा। हमने कई सवालों को पूछा है और कई सवाल अभी भी हमारे जहन में है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, वक्त की मजबूरी है, इसलिए हम अगले वीडियो में अगली बार जब सर को मिलेंगे तो इनसे कई और भी सवाल पूछेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।